हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर या फिर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर लगा होता है उस कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है। ऑयल जो होता है वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर कैसे चला जाता है कि आपका हीटिंग कंडेंसर में ऑयल है या फिर जो ड्रायर होता है उसमें ऑयल जमा हो जाता है, प्लस आपके कैपेसिटर में भी ऑयल आ जाता है और एपोरेटर में भी ऑयल आ जाता है। तो ऑयल ऊपर चढ़ने के जो ऊपर मतलब ऑयल पहुंच जाता है उसके मैंने बहुत सारे रीज़न इसमें लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। प्लस आपको भी ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वहाँ पे यार ऑयल जो कंप्रेसर में होता है वो ऊपर कैसे पहुँच जाता है, उसके क्या रीज़न होते हैं। तो मैंने क्या है इसके पीछे के जो भी कारण है वो सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर दिए। बस आपको कहना है वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि वहाँ पर कंप्रेसर जो होता है वो कंप्रेसर का जो ऑयल होता है वो ऊपर कैसे पहुंच जाता है एपोरेटर में या फिर ड्रायर में या फिर कैपेसिटर में या फिर हीटिंग कंडेंसर में। ठीक है, तो आपको बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। प्लस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मैंने इसमें यह भी गाइड कर दिया है कि उसमें जो ऑयल जमा है उसको कैसे मतलब आउट करना है। ठीक है, उस जो एपोरेटर में या फिर हीटिंग कंडेंसर में उस ऑयल को कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, बहुत प्रोसेस जो तो बताया मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया, आपको बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पॉइंट भी नोटेड। सबसे पहले आपको क्या नोट रखना है, ये जो कंप्रेसर होता है कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट होता है या फिर कंप्रेसर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तब ऑयल जो होता है इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑयल पतला हो जाता है तो ऑयल जो होता है गैस जो डिस्चार्ज पाइप से गैस सर्कुलेशन करती है, ठीक है, वहाँ पे उसके साथ गैस के साथ ऑयल भी जाता है क्योंकि गैस का प्रेशर भी हार्ड होता है। प्लस अगर वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका ऑयल भी उसके साथ रेफ्रिजरेंट के साथ सर्कुलेशन करने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हीटिंग कंडेंसर में पहुंचता है, फिर उसके बाद ड्रायर में पहुंचता है। उसके बाद जो ड्रायर में जो दो जाली लगी होती है, फिल्टर जो ड्रायर होता है उसके अंदर एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड मतलब वो जाली लगी होती है, इसके अंदर गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा जब आपका ऑयल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो रेफ्रिजरेंट के साथ में कैपिलरी ट्यूब में भी आ जाता है। जब ऑयल कैपिलरी ट्यूब के मतलब साथ में आ जाएगा, जो गैस होगी उसके साथ में चलेगा और ऑयल भी कैपिलरी ट्यूब में आ जाएगा, फिर वो आपके एपोरेटर में भी आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एपोरेटर में जब ऑयल आएगा तो वहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो ऑयल होता है वो हीटिंग कंडेंसर प्लस ड्रायर तक और कैपिलरी ट्यूब तक हीट होती है। ठीक है, गर्म रहता है क्योंकि हीटिंग कंडेंसर भी गर्म रहता है और जब हम रेफ्रिजरेंट मतलब जो चलती है और वो उसके साथ में मतलब ऑयल आ जाता है। तो जब फ्रिज चलता है वहाँ पे अगर आपका प्रॉपर तरीके से कूलिंग कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा आपका ड्रायर भी हीट पड़ेगा। तो जहाँ तक हीट पड़ता है वहाँ तक ऑयल जो होता है वो रनिंग करता रहता है, मूविंग करता रहता है। ठीक है, बट जब आपका फ्रिज में आता है जो एपोरेटर होता है उसमें आता है ऑयल, तो वहाँ पे क्या है जमा हो जाता है। तो ऑयल जो होता है बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ पे चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। आपके एपोरेटर में जब ऑयल बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वहाँ पे क्या है चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंप्रेसर जब बहुत ज़्यादा हीट होगा तब भी वहाँ पे मतलब ऑयल पतला होगा। ठीक है, ऑयल जब पतला होगा तब वो गैस के साथ सर्कुलेट करेगा और उसके बाद वो एपोरेटर या फिर कैपिलरी ट्यूब में जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहाँ पे चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि कंप्रेसर जब बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तभी ऑयल पतला होता है। अब मैं इसके रीज़न बताता हूँ कंप्रेसर क्यों बहुत ज़्यादा मतलब हीटअप होता है और जो ऑयल ऊपर चढ़ता है उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहले आपने जो मैंने बताया आपको ये अपने माइंड में सेफ रखना है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ये नोट करना है, अगर आपका जो रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि आपकी फैमिली में कई मेंबर और बार बार उस डोर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा डोर आपका बार बार ओपन होगा और प्लस आपका कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यू चलेगा। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे कूलिंग जो होगी वो निकल जाएगी, मतलब जो ठंडापन होगा वो वहाँ पे आउट हो जाएगा क्योंकि आपका डोर बार बार ओपन होगा। इसी वजह से वहाँ पे ये दिक्कत होगी, कंप्रेसर आपका बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। क्योंकि हीटअप होगा इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे जो कूलिंग है आपकी वो बार बार निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो चिल्डपन होता है वो सब निकल जाता है, फिर कंप्रेसर को जो थर्मास्टेट कमांड देता है वो नहीं दे पाता है क्योंकि वहाँ पे जब कूलिंग ही नहीं है तो वो कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलेगा और कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो उस पर हीटअप होगा। जब हीटअप होगा कंप्रेसर तो ऑयल बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ का इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है, अगर जो फ्रिज है फ्रिज के अंदर लाइट चल रही है, ठीक है,
लाइट जब वहाँ पे बल्ब होते हैं, कुछ एलईडी बल्ब होते हैं, वो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि एलईडी बल्ब ज़्यादा हीट नहीं फेंकते हैं। बट जो 220 पे वोल्ट पे चलते हैं, जैसे वो छोटा वाला बल्ब होता है, उसकी जो रोशनी होती है वो पीले कलर की होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो बल्ब कंटिन्यू चल रहा है और वहाँ पे क्या होता है, अगर बल्ब जो है कंटिन्यू चलेगा तो वहाँ पे भी मतलब ये दिक्कत आएगी कि उसका जो टेम्परेचर होगा कूलिंग का उसको कम करेगा, क्योंकि वो वहाँ से हीट देता है, ठीक है। इस कंडीशन में भी आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा और बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, वहाँ पे ऑयल पतला होगा रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे साथ में चलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो गैसकेट होती है, डोर में जो गैसकेट लगी होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं है, फिर डोर हमने जब बंद किया, डोर हमने जब क्लोज किया, उसमें क्या है, डोर जो गैसकेट है वो कहीं से गैप है या फिर बहुत ज़्यादा गैप है उसमें, तो आपकी जो कूलिंग होगी, जो एयर होगी, मतलब ठंडी ठंडी वो निकल जाएगी और आपका जो कंप्रेसर है कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी नोट रख लेना, ठीक है। अगर वहाँ पर यार गैसकेट बहुत ज़्यादा आपकी लूज़ है या फिर गैसकेट जो होती है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में जकड़ सी जाती है, ठीक है। तो इस पर ही मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जो गैसकेट होती है, ठीक है। चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो, उसमें भी आप सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऐड जाती है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो मैं आगे वीडियो आपको दे दूंगा। तो आपको क्या है, गैसकेट आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से डोर अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप मतलब देख लें, अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, उसको ठीक करें। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे क्या है, एयर जो होगी वो निकलेगी अंदर से, रेफ्रिजरेंट जो मतलब रेफ्रिजरेंट कंटिन्यू चलेगी और उसके बाद ऑयल भी साथ में जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, जो चिल्डपना होगा वो गैसकेट के थ्रू निकल जाएगा, क्योंकि गैसकेट प्रॉपर तरीके से डोर अटैच नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोल्टेज अप डाउन। क्या होता है, वोल्टेज कभी हाई आते हैं या फिर लो आते हैं। वोल्टेज तो कंप्रेसर क्या है, बार बार बंद होता है और ऑन होता है, ठीक है, मतलब ऑन ऑफ होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। हीटअप जब हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर का जो ऑयल होता है पतला हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वोल्टेज वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर फ्रिज जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो दीवार से बहुत ज़्यादा चिपका के रखा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो हीटिंग कंडेंसर होता है वो हीट बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको जो नेचुरली जो एयर चलती है, जैसे कि जो हवा चलती है, ठीक है, ऑक्सीजन, अगर उसे प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, वहाँ पर हवा नहीं लगेगी, जो हीटिंग कंडेंसर होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका कंप्रेसर भी बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, क्योंकि उसका हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाएगा और वहाँ पर फिर ऑयल, आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका रेफ्रिजरेंट जो है उसको आप दीवार से 1 फीट या 1.5 फीट आगे रखें। इससे क्या होगा, आपका जो हीटिंग होगी वो प्रॉपर तरीके से निकलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, कुछ रेफ्रिजरेंट में जैसे स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपका स्टार्ट एक आध बार कर दिया और नहीं किया तो इसमें भी आपका जो कंप्रेसर होगा वो हीटअप होगा और वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा पतला होगा। फिर वो जो रेफ्रिजरेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो हीटिंग कंडेंसर में ऑयल, जो रेफ्रिजरेंट चलेगी वहाँ पे ऑयल भी जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर भी चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिले। अगर रिले प्रॉब्लम होगी, जैसे क्या होता है, कभी कभी रिले जो होती है कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है, ठीक है, कभी नहीं करती है। ऐसा कभी जब होता है जब लूजिंग रहती है, ठीक है, वहाँ पे अगर टर्मिनलों में रिले ओवरलोड में लूजिंग होगी तो कभी स्टार्ट हो जाए, कभी स्टार्ट नहीं हो। तो आपको इस चीज़ का भी चेकआउट कर लेना। बट एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको, रिले ओवरलोड भी मतलब प्रॉपर तरीके से कभी कभी काम कर जाते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, जैसे ये दिक्कत रह जाती है। तो आपको वहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कर लेना है। अगर वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई मिलेगी, सप्लाई फिर कट हो जाएगी तो वहाँ पर कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होगा, उसकी बैंडिंग भी जा सकती है। तो आपको क्या है, हीटअप नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज़ चेक कर लेना कि रिले ओवरलोड प्रॉपर तरीके से अटैच है या नहीं है, या फिर वहाँ पे रिले ओवरलोड में फॉल्टी तो नहीं है कोई चीज़। तो इन दोनों स्पेयर पार्ट को आपको चेकआउट कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टार्टिंग, जो अभी हमने कैपेसिटर बताया था, स्टार्टिंग कैपेसिटर, ठीक है। कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं जैसे गोदरेज है, सैमसंग, वहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रनिंग कैपेसिटर मतलब कंटिन्यू रनिंग में चलते हैं और कभी नहीं चलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर पे बहुत लोड पड़ता है, क्योंकि कंप्रेसर की जो बैंडिंग बनी होती है वो रनिंग कैपेसिटर के अकॉर्डिंग होती है। तो ठीक है, अगर वहाँ पर आपका कंप्रेसर जैसे रनिंग कैपेसिटर 4 का लगाया, 4 UF या फिर 6 UF का लगाया, तो वहाँ पर अगर वीक हो जाता है तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका कंप्रेसर जो होगा वो हीटअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा कंप्रेसर और उसका ऑयल जो होगा वो पतला हो जाएगा। फिर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग मतलब रेफ्रिजरेंट जाएगी ऊपर डिस्चार्ज से, फिर वो भी ऑयल भी इसके साथ जाएगा। तो आपको क्या, कैपेसिटर जो रनिंग कैपेसिटर उसको भी चेकआउट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है।
एंटीमोस। मोस्टली हम जैसे चोकिंग में मशीन जाती है, ठीक है, उस समय हम क्या करते हैं, एंटीमोस का यूज़ करते हैं। एंटीमोस क्या करता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एंटीमोस जो होता है वो ऑयल को पतला करता है। मैं मानता हूँ कि एंटीमोस डालने से वहाँ पे कुछ हद तक चोकिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, बट वहाँ पे क्या होता है, ऑयल जो होता है उसे पतला करता है एंटीमोस। एंटीमोस जो होगा उसमें कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर से फिर ऑयल पतला हो जाएगा, फिर ऑयल आपका डिस्चार्ज पाइप से निकलेगा रेफ्रिजरेंट के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, चोकिंग की प्रॉब्लम आएगी, तो आपको एंटीमोस का यूज़ नहीं करना है। अब बात आती है सारा कुछ बिल्कुल ये हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना। आप इस चीज़ को चेकआउट कर लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब पॉइंट आपको नोट रखना है कि वहाँ पे क्या है, हमारा हीटिंग कंडेंसर बहुत ज़्यादा ऑयल है उसमें, या फिर ड्रायर में ऑयल है, या फिर कैपिलरी ट्यूब में ऑयल है। ऑयल एपोरेटर में भी हो सकता है, या फ्रीज़र में जो सिंगल डोर में फ्रीज़र होता है उसमें भी एपोरेटर भी बोल सकते हैं, और वहाँ पे फ्रीज़र भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ऑयल जमा है, तो आपको क्या करना है, जो फ्रीज़र होगा फ्रीज़र को निकालना है, ठीक है, फ्रीज़र को बाहर निकालना है, प्लस इनकी फ्लैशिंग आप करेंगे नाइट्रोजन से। ध्यान रखना है आपको, इसकी जो फ्लैशिंग करना है नाइट्रोजन से करना है। अगर आप नाइट्रोजन से फ्लैशिंग करेंगे तो इस समय क्या होगा, आपका नाइट्रोजन से जब फ्लैशिंग होगी तो वो अच्छे से ऑयल निकाल सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो वो उसमें कितना भी ऑयल हो, कैसा भी ऑयल हो, वो सारा ऑयल बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर हीटिंग कंडेंसर में ऑयल है तो आपको क्या करना है, अगर हीटिंग कंडेंसर में ऑयल होगा तो वहाँ पे आधा गर्म होगा आधा नहीं होगा, तो ऑयल आप सारा निकाल दें, या कार्बन है या फिर कभी कभी कालिक सी निकलती है, तो वो चीज़ सब नाइट्रोजन से फ्लैश करेंगे तो वो निकल सकता है, ठीक है। वहाँ पे बात आती है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब भी जब फ्रिज से निकालेंगे तो इसी तरीके से आप उसको फ्लैश कर सकते हैं, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं, न्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल है, कितना भी ऑयल है, फिर भी नाइट्रोजन से वो निकल जाता है, ठीक है। तो आप नाइट्रोजन से फ्लैश करेंगे तो उसमें क्या है, ये चीज़ मतलब ठीक रहेगी और नाइट्रोजन से अच्छा रहता है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है, जब आप फ्लैशिंग करेंगे तो आप कंप्रेसर से फ्लैशिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब कंप्रेसर से फ्लैशिंग करते हैं तो वहाँ पे भी मॉइस्चर रहता है, ठीक है। मॉइस्चर जमा मतलब आपने फ्लैशिंग करा और उसके बाद ऑयल प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ऑयल मतलब अगर 10 से 20 या 30 ग्राम तक है तब कोई दिक्कत नहीं है, गैस में मतलब गैस प्रॉपर तरीके से चलेगी, वहाँ पे जो कूलिंग होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर 10 से 20-30 ग्राम के क्वांटिटी में अगर जो ऑयल है, चाहे वो आपका एपोरेटर में हो या फिर हीटिंग कंडेंसर में हो या फिर ड्रायर में हो, ठीक है, अगर 10-20 ग्राम है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप फ्लैश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे मतलब ऑयल इतना नहीं है, ठीक है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे आपको नाइट्रोजन से फ्लैश करना है। ध्यान रखना आपको नाइट्रोजन का यूज करना है, नाइट्रोजन का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अब फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा वो वहाँ पे मतलब जो चोकिंग की प्रॉब्लम, चोकिंग किन वजह से आती है, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा कि चोकिंग को 100% आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बार बार चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।